हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म इंडियन अकेडमी एंड लेट्स डिस्कस जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल के टॉपिक्स जो अखबार में आए हैं, जो चीज़ें चल रही है, जिनके ऊपर हमारी फर्म ग्रिप होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक है ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से। तो यूएनएफसीसी की जो COP30 की मीटिंग है वो ऑलरेडी इस साल ब्राज़ील के अंदर होना प्रस्तावित है। तो होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर बताते हैं कि अमिताभ सिन्हा यूएनएफसीसी के प्रोसेस को लेकर किस प्रकार रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जिसकी भारत और डेवलपिंग कंट्रीज काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ कहानी जो हमें समझ में आ जाए कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि यदि हम देखें कि हम इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट कब करते हैं, किसको, इन्वायरमेंट डे को, तो हम इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। और आखिर क्यों करते हैं 5 जून को? क्योंकि 5 जून 1972 को स्वीडन के अंदर एक मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग को हम ये मानते हैं कि ये जो मीटिंग थी वो पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व का एक प्रथम प्रयास था। तो 1972 की जो ये मीटिंग थी ये बहुत विशेष थी, और इस मीटिंग के आधार पर ही पर्यावरण की भविष्य की दिशा निर्धारित की गई। 1972 के बाद 20 साल के अंतराल में 1992 के अंदर एग्जैक्टली आफ्टर 20 ईयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुआ, जिसको हम रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। अब ये जो समिट है 1992 का, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, यहां बहुत बड़े इवेंट्स अनफोल्ड हुए, क्योंकि इस 1992 के अंदर विश्व को पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे थे उसके लिए जगह के रख दिया। तो यहाँ पे 1992 की मीटिंग के दौरान कुछ बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं निकल के देखी, जिसको हम एग्जाम में और आज बातचीत में देखते हैं। सबसे पहला उसके अंदर हमको देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी हर साल मीटिंग होती है। और मैंने अभी रिसेंटली जो ऊपर आर्टिकल आ रहा है वो भी बात इसी करता है, जिसके अंदर COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, यानी कि विश्व के, अब जैसे यूएनएफसीसी के अंदर विश्व के 198 देश हैं और भारत भी उसका एक भाग है। तो आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के बहुत बड़ी संख्या में जो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। अब यूएनएफसीसी की जो COP30 की मीटिंग है वो इस साल के एंड में कहाँ प्रस्तावित है? ब्राज़ील के अंदर। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? ब्राज़ील के अंदर। ये एक बात तो ये होगी। दूसरा होता क्या है, यूएनएफसीसी की जो मीटिंग्स होती है उसका एक मिड ईयर यानी कि साल के बीच के अंदर एक और मीटिंग होती है। तो वो कहाँ होती है? वो बॉन के अंदर होती है। तो ये जो मीटिंग हुई वो भी जून के अंदर हुई थी, जून 2025 के अंदर। उसका एक विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है कि क्या प्रॉब्लम्स है यूएनएफसीसी के साथ में, क्या रिफॉर्म हम कम कर सकते हैं। तो ये यूएनएफसीसी की बात होगी, कब निकला? 1992 में। कहाँ से? रियो डी जेनेरियो और अर्थ समिट जो बन के आई थी उसके बाद। इसी के साथ एक और संस्था बनती है, वो बनती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता के लिए जो विश्व की सबसे बड़ी जो संगठन है जिसकी बातचीत होती है उसको सीबीडी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका जन्म भी 1992 के अंदर हुआ, और इस यूएनसीबीडी के कन्वेंशन भी हर 2 साल में होते हैं। कितने साल में? हर 2 साल में। यूएनएफसीसी को छोड़ के लगभग सबके बाकी कन्वेंशन 2 साल में होते हैं। इसके अलावा क्या निकला? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो भाई जो रेगिस्तान का प्रसार है उसको रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे यूएन कन्वेंशन निकला, वो भी 1992 से निकला। और इसके अलावा क्या निकला? एजेंडा 21, 21वीं सदी को लेकर के किस प्रकार का एजेंडा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये कई बार एग्जाम से यही पूछा जाता है ये कहाँ से निकली, तो आपको पता होना चाहिए कि 1992 के अंदर जो हमारा अर्थ समिट हुआ था, रियो समिट हुआ था, पर्यावरण को लेकर जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बातें उठी। तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद एग्जैक्टली और 20 साल पकड़ लो। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद मीटिंग हुई नहीं, साल 2002 के अंदर भी मीटिंग हुई थी, वो जोहान्सबर्ग में हुई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट 20 साल के बाद वाली मीटिंग थी जो आपकी 2012 के अंदर हुई। अब इसको हम बोलते हैं रियो +20 या अर्थ +20, क्योंकि ये एग्जैक्टली 20 साल बाद हुई। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट जो हमने एक चरण प्रक्रिया देख ली, जो ये दिखाती है किस प्रकार से ये मीटिंग्स है वो आगे बढ़ी। डन। अब ये जो यहाँ से यूएनएफसीसी चला है, इस यूएनएफसीसी को हम अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एग्जाम में डेफिनेटली से सवाल आते हैं। यदि आपने देखा हो कि रिसेंटली इसके जो समिट्स हुए वो भी आपको पता होना चाहिए कौन सा समिट कहाँ हुआ, कब हुआ। अब
कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंटली हेल्ड समिट की जिसे जानकारी होना वो ज़रूरी है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ज़्यादा पुराना नहीं जा सकते, लेकिन COP26 से लेते हैं। COP26, COP27, COP28, COP29, COP30। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर दे दे किस शहर के अंदर हुआ, किस कंट्री के अंदर आयोजित हुआ, तो आप मिला सकें। तो देखो COP30 तो मैंने आपको बता दिया, ये ब्राज़ील के अंदर होने वाला है, ये तो क्लियर है। और COP29 बहुत चर्चाओं में था, वो कहाँ पे हुआ था, आपको अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज इसको नोट कर ले। ये हुआ था बाकू के अंदर। और बाकू कहाँ है? अज़रबैजान के अंदर। बाकू एक ऐसा शहर है जो कैस्पियन सी है उसके किनारे के अंदर लोकेट है, यहाँ बहुत बड़ी ऑयल की रिफाइनरीज भी है, तो बाकू इसके लिए फेमस है। और अज़रबैजान और अर्मेनिया का विवाद चल रहा था। भारत जो है वो अर्मेनिया का सपोर्ट करता है, और अज़रबैजान का जो लिंक है वो तुर्की से, रशिया से और पाकिस्तान से जुड़ा है। तो भारत, ये तो बाकू कहाँ है? अज़रबैजान के अंदर लोकेटेड है, क्लियर है। उसके बाद COP28 उससे जो पहले हुआ था वो साल 2023 के अंदर हुआ था। ईयर भी मैंने आपको वैसे तो बता दिया कि हर साल होते हैं, तो ये 29 होगा वो 2024 में होगा, COP30 2025 के अंदर होगा, COP27 आपका 2022 के अंदर होगा, और COP26 जो हुआ आपका 2021 के अंदर हुआ। तो COP20 हम कहाँ बात करें, COP28 बाकू से पहले कहाँ हुआ? दुबई के अंदर। सऊदी अरामको बहुत बड़ी यहाँ की ऑयल फील्ड कंपनी है, उसके मालिक थे, और इस कंपनी को यहाँ का होस्ट दिया गया था। इसलिए COP28 2023 का भी काफ़ी चर्चाओं में लेके रहा था कि किस प्रकार से जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो लोग किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए जो मीटिंग्स हो रही है उसको अटेंड करें। अब इससे पहले यदि बात करें COP27 की, तो COP27 आपका हुआ था शर्म अल शेख में। कहाँ हुआ? शर्म अल शेख। कहाँ पे है ये है आपका इजिप्ट के अंदर, क्लिप्ट है। उसके बाद COP26 जो कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। अब ग्लासगो जो है वो यूके का बहुत बड़ा शहर है, और ग्लासगो की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने वहाँ पे पंचामृत का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला ये 5 चीज़ें भारत प्लान कर रहा है, जिसके माध्यम से हमने कहा था कि हम नेट जीरो को हासिल करेंगे 2070 तक, और जितना भी भारत के अंदर कोल बेस्ड पावर है उसको धीरे धीरे हम ब्रेक डाउन करेंगे, कम करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें पंचामृत में जो 5 अमृत भारत ने अपनाए उसकी बात यहाँ पे होती है। तो ये मेन आपको पता होने चाहिए। बेसिक जीके का सवाल आपसे आ जाए, प्रीलिम्स में आ जाए, तो आप इसको अटेंड कर सकें, क्लियर है। और मेंस के अंदर वैल्यू एडिशन में काम आता है कि कौन सा समिट कहाँ हुआ। अब COP36 ऑलरेडी ब्राज़ील में होने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसकी कहानी को भी थोड़ा समझ लेते हैं, जो भी ज़रूरत है। कहानी क्या है? हुआ क्या कि आपको कुछ प्रोटोकॉल पता होने चाहिए, किसके? किसके? UNFCCC के। कौन से? सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्योटो प्रोटोकॉल। देखो हर साल समिट होता है, तो सारे तो हम याद नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, हमने COP26, COP27, COP28, COP29, COP13 को देख लिया। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? ये जो हमारी COP3 हुआ था, ये कब? 1997 के अंदर। उस वक्त हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे भाई। क्योटो प्रोटोकॉल एक UNFCCC का बहुत बड़ा इवेंट है। इसको तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हमने ये कंट्रीज़ के लिए बाध्यकारी कर दिया था कि आपको जितने भी आपके कार्बन एमिशन हैं और जो आपके प्लान्स है उसको आपको टारगेट को अचीव करना होगा। तो ये बाध्यकारी था, और क्योटो प्रोटोकॉल एकमात्र ऐसा UNFCCC का कोप हुआ है जो बाध्यकारी रहा है। इसीलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद एक और अगर जनरली आप याद रखें तो COP8 याद रखें, क्योंकि हमने इसको न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया था, ठीक है। और ये न्यू दिल्ली के अंदर जो आयोजित हुआ था साल 2002 के अंदर हुआ था। अब क्लियर है। उसके बाद मेजर जो आता है कोप, वो सीधा का सीधा हम COP21 पे पहुंचते हैं, जो कहाँ हुआ? साल 2015 के अंदर, जिसको हम पेरिस क्लाइमेट डील भी कहते हैं। ये पेरिस के अंदर हुआ था, और जितनी भी पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर बातें उठी वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में हमने तय किया था कि हम विश्व के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल औद्योगिकीकरण करने से पहले जो हमारा वातावरण था उसका टेम्परेचर था, उससे हम 1.5 डिग्री से ऊपर विश्व के तापमान को, एवरेज तापमान को बढ़ने नहीं देंगे। और मान लीजिए हम 1.5 डिग्री सेल्सियस में कामयाब नहीं होते तो हमारा ये होगा टारगेट कि हम 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर विश्व के तापमान को बढ़ने नहीं देंगे। और यहीं पर COP28 के अंदर ही क्लाइमेट फाइनेंस की पहली बार बात उठ के आई थी कि देखो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी कुछ जिम्मेदारी है। तो ये डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर है, जो विकसित राष्ट्र है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कुछ ना कुछ पैसा है वो इकट्ठा करना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस को लड़ने के लिए। क्योंकि जब तक आप पैसे दोगे नहीं तो बिना पैसे के कोई भी कंट्री है वो क्लाइमेट की लड़ाई नहीं लड़ सकती। प्रॉब्लम क्या है क्लाइमेट के अंदर?
क्योंकि इसकी जितनी भी क्लाइमेट को लड़ने के लिए आपको सोलार विंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को बदलना है, उसके लिए आपको फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अब ऑलरेडी जो देश गरीब है, विकासशील है, जो प्रगति के रास्ते पर है, जिसके पास भूखमरी, गरीबी ऐसी प्रॉब्लम्स है, वो कंट्री कैसे इतनी महंगी टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकता है? तो ये एक ऑलरेडी दोनों विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में एक जंग चल रही थी। इसीलिए क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई और जिसके अंदर ये जिम्मेदारी दी गई विकसित राष्ट्रों को कि वो हर साल $100 बिलियन का फंड है वो इकट्ठा करेंगे और जिसका इस्तेमाल क्लाइमेट के मिटिगेशन अडेप्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद सीधा COP26 भारत के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है, जो ग्लासगो में हुआ था। और यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट था कि हमने यहाँ पंचामृत का सिद्धांत दिया था, तो ये बातें इंपॉर्टेंट होगी। अब पंचामृत क्या है इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा बात करने से कोई फायदा है नहीं। अब इसके बाद COP28 का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि अभी रिसेंटली जो लास्ट समिट हुए ना 4-5, इनकी भी इंपॉर्टेंस है। जैसे COP28 कहाँ हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हुआ दुबई में। दुबई कहाँ पे है? दुबई है UAE के अंदर। अब हुआ क्या, हाँ, और उसका COP29 कहाँ हुआ? ये हुआ बाकू में। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। अब ये जो दोनों COP28 और COP29 हुए, ये दोनों ही कंट्री कैसी है? ऑयल रिच। यहाँ पे इनकी जो इकॉनमी है ना, वो पेट्रोलियम रिजर्व पे, पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन पर और पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के। इन राष्ट्रों को आपने कोप की जिम्मेदारी दी, जो खुद ऑलरेडी इन्वायरमेंट को डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेन इनका काम ही ऑयल एक्सप्लोरेशन का है। और ऑयल एक्सप्लोरेशन करने का मतलब यही हो गया कि आप कहीं ना कहीं क्लाइमेट को प्रभावित कर रहे हो। तो ये इन कंट्रीज को ये जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं UNFCCC अपनी साख है जो है वो खो रहा है, और इसी कारण से इसके रिफॉर्म्स की बातें उठने लगी। अब COP29 हो गया बाकू में। अब बाकू का जो COP29 था उसका भी कोई फेवरेबल आउटकम नहीं निकला। अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, बाकू के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो काम की हुई, लेकिन आज हम कुछ बात कर रहे हैं इसको रिफॉर्म्स को लेकर के। देखो सारी की सारी बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात कर सकते हैं। तो UNFCCC में आज जो रिफॉर्म्स की बातें हो रही है ना, उसके पीछे ये जो पीछे के जो चरण है वो इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ बातें निकल के आई थी। एक था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या था? देखो विश्व के अंदर जो पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण की समस्या से मेरा मतलब है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स की जो जिम्मेदारी है, इन प्रॉब्लम्स की जो जिम्मेदारी है वो संपूर्ण विश्व की है। तो ये हमारी कैसी प्रॉब्लम है? ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। क्लियर है? लेकिन अब इस कॉमन प्रॉब्लम के लिए क्या सारे राष्ट्र जिम्मेदार है? नहीं, क्योंकि देखो विकसित राष्ट्रों ने पहले डेवलप हुआ। जब वो पहले डेवलप हुए तो उन्होंने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया। भाई जो औद्योगिकरण जिन राष्ट्रों में हुआ, जैसे इंग्लैंड है, आपका यूके है, एक ही बात हो गई, या फिर आपका USA है, यूरोप है, फेस्ट है, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। आपने पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित किया है। भाई जो बाकी ये जो आप देखो इंपीरियलिज्म, आपका जो उपनिवेशीकरण था, उसका उपनिवेशीकरण तो लगभग 1950 के आसपास हुआ है। उसके बाद जो साम्राज्यवाद की नीति है उसका पतन तो 1902 वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। इसका मतलब ये बाकी जो राष्ट्र हैं, जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, गरीब हैं, आइलैंड नेशंस हैं, जिनका डेवलपमेंट अभी हो रहा है, वो राष्ट्र तो 1947-1950 के बाद से विकसित होना प्रारंभ हुए ना। उस वक्त उनकी समस्या भुखमरी और गरीबी ऐसी समस्या थी। और इवन आज भी विश्व की जो ज़्यादातर गरीब और भुखमरी वाली समस्या की जो कंट्रीज़ हैं वो कौन है? वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, या फिर आपका आपका जो सेंट्रल एशिया, ये कंट्रीज़ हैं। मतलब लैटिन अमेरिका और एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, ये 3 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो इस मेजर प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम कॉमन है लेकिन जिम्मेदारी अलग है। तो ये जिम्मेदारी विकसित राष्ट्रों के ऊपर है कि वो इनके विकास के लिए आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को प्रदूषित किया। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज थी, उसको आज धीरे धीरे विश्व खो रहा है। उसके बाद क्या था? एक था, हमने कंसेप्ट दिया लॉस एंड डैमेज फंड। अब लॉस एंड डैमेज फंड को, इसके अंदर भी कुछ पैसे की बात थी कि पैसा दिया जाएगा विकासशील राष्ट्रों को। भाई क्या हो रहा है? लॉस एंड डैमेज की बात करें, देखो पर्यावरण का प्रभाव पूरे विश्व पड़ रहा है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव से पड़ रहा है। जैसे अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो आप देखो हमारा जो कोस्टल एरिया है ना, उस कोस्टल एरिया पर लैंड एरिया से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है किसका? क्लाइमेट चेंज का। भाई कहीं कहीं तो देखो आइलैंड जो है वो डूबने के कगार पे आ गए, और ऐसी बातें हैं कि 2050 तक तो शायद भारत का भी कम से कम 6 या 7% का जो आइलैंड वाला एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा। उनका जो कोस्टल एरिया है वो कम हो जाएगा, जो सी लेवल है वो राइज होगा।
अब इन चीज़ों से प्रॉब्लम किसको हो रही है? जैसे भारत जैसे आइलैंड नेशंस को हो रही है। अब इसलिए अब ये जो लॉस हो रहा है, ये उस लॉस को फुलफिल करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया, और इसके अंदर भी बात थी करीब करीब 700 मिलियन रुपए है वो लॉस एंड डैमेज फंड के लिए दिए जाएंगे। अब ये पैसा किसने देना था? ये पैसा विश्व के विकसित देशों ने देना था। उसमें जर्मनी, यूके, आपका ईयू, जापान, ये सब आते हैं। अब ये पैसा भी बहुत धीरे धीरे करके, जो हमारा 2023 में कॉप कौन सा हुआ था? कॉप 28 हुआ था 2023 में। कहाँ हुआ ये आपका हुआ था दुबई के अंदर। यहां जाकर के इसको पैसे देने की बात हुई है, आप समझ रहे हैं। और इसके अंदर यूएई ने खुद ने बोला कि हम भी पैसा देंगे। और 700 मिलियन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें दिखाती है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और किस में रिफॉर्म लाना? हमें रिफॉर्म लाना है यूएनएफसीसी के अंदर। चलो ठीक है, रिफॉर्म लाना है। प्रॉब्लम्स क्या है पहले ये देखो, उसके बाद रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो यहां पे अमिताभ सिन्हा जी कहते हैं कि देखो हो क्या रहा है कि यूएनएफसीसी ट्रिपल सी ये अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रहा है। जो इसकी साख है ना, इसकी साख के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और क्यों उठ रहे हैं साख के ऊपर सवाल? तो बोला देखो, हमने इतने सारे गोल्स बनाए, हमने टारगेट्स बनाए, क्या आपने उनको अचीव किया? उन गोल्स को, टारगेट को अचीव किया? नहीं किया। जब इनको गोल को आप अचीव नहीं कर सकते, टारगेट को अचीव नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? कि कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है उसको सही ढंग से निभा नहीं रहे। दूसरी इसकी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो सारे के सारे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? कंसेंसस के आधार पे। कंसेंसस का मतलब होता है कि सहमति बना करके। अब टोटल देश कितने हैं? मैंने बोला 198 देश है। किस किस से सहमति लोगे? यानी कि यहाँ इफेक्टिवली हो ये रहा है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के अंदर जितने भी राष्ट्र हैं, उन सब राष्ट्रों के पास क्या है? विटो है। अरे यही तो विटो हो गया। जैसे आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 राष्ट्रों के पास विटो है, और कोई भी एक राष्ट्र अगर विटो एक्सरसाइज कर लेता है तो वो डिसीजन, वो जो आप रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हो या फिर कोई डिसीजन बनाना चाहते हो, वो हो ही नहीं सकता। अब इन 198 देशेस के पास विटो है, कोई भी एक राष्ट्र बोल जाए नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं इसको बदलने की आवश्यकता है। आप तो इफेक्टिवली विटो दे रहे हो, और विटो हम जानते हैं कितना नेगेटिव रूप से इफेक्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी। तीसरा, सबसे बड़ी आवश्यकता है फंड की। फंड तो आप ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे, विकसित राष्ट्र पैसे ही नहीं दे रहे। भाई हमारा टारगेट क्या था? हमने बोला कि जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, कब हुई थी ये हुई थी COP 21 के अंदर, जो साल 2015 के अंदर पेरिस में हुआ था। और यहाँ ये विश्वास दिलाया गया कि $100 बिलियन विकसित राष्ट्र हर साल इकट्ठा करेंगे। किए क्या आपने? नहीं किए। अब हो क्या रहा है? अब जाकर के साल 2025 के अंदर ये बात उठी है कि हाँ, हम पहली बार $100 बिलियन इस बार इकट्ठा करेंगे। जो काम आपको 2015 में करना था वो 2025 में कर रहे हो, 10 साल पीछे हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है? उस वक्त लोगों को क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं था। जब धीरे धीरे सही ढंग से असेसमेंट होने लगा, प्रॉब्लम्स का सही ढंग से आकलन किया जाने लगा, तब मालूम चला ये तो बहुत गंभीर समस्या है। और गंभीर समस्या कैसे है? तो उसका आकलन ऐसे मालूम चला, गंभीर इसे है कि आपको ये समझना होगा ये गंभीर क्यों बताई गई। गंभीर इसलिए बताई गई कि तब देखा गया कि आज यदि आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो एटलीस्ट जो मिनिमम एस्टिमेट है, जो सबसे कम आकलन किया गया है, वो कहता है कि हमें कम से कम $1.3 ट्रिलियन रुपीस हर साल चाहिए। अब भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास। और आप बोल रहे हो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हर साल $1.3 ट्रिलियन पूरे विश्व को चाहिए। ये सबसे मिनिमम एस्टिमेट है। जबकि कुछ कंट्रीज, कुछ एजेंसीज, कुछ एनजीओज का एस्टिमेट तो $4 ट्रिलियन तक जाता है। यानी कि एक राष्ट्र, भारत जितनी अर्थव्यवस्था, जितने पैसे आपको, भारत की तो 3 ट्रिलियन है, उससे ऊपर, और भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आप सोचो इतने पैसे आपको हर साल इकट्ठे करने, जो अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि वास्तविकता में हो क्या रहा है? आप तो $100 बिलियन अब कर पाए हो, और अब इस COP 29 हुआ, तब जाके आपने COP 29 में क्या वादा किया है? कंट्रीज ने वादा किया है, अब ये कन्वर्ट होगा नहीं पता नहीं। इसके अंदर वादा किया गया है कि हम क्या करेंगे, साल 2035 से $300 बिलियन इकट्ठे करेंगे। आप मांग कितना रहे थे? $1.5 ट्रिलियन। आपको दिया कितना? $300 बिलियन। उसकी भी कोई गारंटी नहीं इकट्ठा होगा। तो ये चीज़ें दिखाती है
कि कहीं ना कहीं जो यूएनएफसीसी है वो अपनी कमिटमेंट्स को, वो अपने डिसीजंस को लागू नहीं करवा पा रहा, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। इसके साथ आप आयोजन किसको दे रहे हो? कोप का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग होती है, आपने किसको दिया? बाकू को, अजरबैजान। आपने किसको दिया? यूएई को। आपने किसको दिया? इजिप्ट को। ऐसी कंट्रीज को आप इसकी मेजबानी दे रहे हो। इजिप्ट का चलो ठीक है, हम मान सकते हैं, कोई बात नहीं, ग्लोबल साउथ का पार्ट है, लेकिन बाकू और यूएई को दे करके आप करना क्या चाहते हो? इसका मतलब आप जो कंट्रीज ऑयल को एक्सप्लोर कर रही है, नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद कर रही है, उन कंट्रीज को आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो क्लाइमेट चेंज की निगोशिएशंस को आगे बढ़ाने का। तो इनसे तो काम चलने वाला है नहीं। अब हो यही रहा है, इस आर्टिकल के माध्यम से बात यही उठी है कि देखो, मिड ईयर, मध्यावधि का मिड ईयर का रिव्यू होता है हर साल, और ये कहाँ होता है? बॉन के अंदर। बॉन कहाँ है? जर्मनी। तो ये जो जर्मनी के अंदर अभी जून के अंदर इसकी मीटिंग हुई, तब बोला गया कि भाई देखो, सीरियसली हमें इस बात पे काम करना चाहिए कि यूएनएफसीसी को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। देखो, क्लाइमेट चेंज विश्व की सबसे बड़ी और अग्रिम समस्या है, और इस समस्या को समझने के लिए आपको यह भी समझना चाहिए, इसीलिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स बनाए हमने 2015 के अंदर डिक्लेयर किए थे, 2030 तक हमको इसको अचीव करना है। इन 17 सस्टेनेबल गोल्स के अंदर यदि आप गोल नंबर 13 से देखोगे ना, तो इफेक्टिवली आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेगी। हालांकि इससे पहले भी सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, लेकिन 13 क्लाइमेट चेंज के लिए पर्टिकुलरली बात करता है, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन अर्थ, 16 पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आप देख सकते हो कि जो गोल्स है ना, ये गोल कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की लड़ाई को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए हमारे विश्व के इरादों को दिखाते हैं। अब इन इरादों को हासिल करने के लिए यूएनएफसीसी का इफेक्टिव रूप से काम करने की आवश्यकता है। तो प्रॉब्लम्स हमने देख ली, इन चीज़ों को तो आपको पहले रोकना है। इसको आप, अब सॉल्यूशन यही है। सबसे पहला सॉल्यूशन की बात करते हैं, आपको क्या करना है? उन कंट्रीज़ को मेजबानी ना दी जाए जो खुद क्लाइमेट चेंज की अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, या फिर जो लोग क्या कर रहे हैं, जो क्लाइमेट को प्रभावित कर रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरा, आपका जो इसका फंड का मैकेनिज्म है उसको इफेक्टिवली लागू करें। फिर जो आपने विटो दे रखा है, यानी कि जो कंसेंसस के आधार पे, सहमति के आधार पे जो निर्णय लेने का आपका प्रावधान है, उसको बदलने की सख्त आवश्यकता है। क्लियर है? अब इसके साथ आपका कंसेंसस को आपको क्या करना? वोटिंग के आधार पे। फिर आखिर क्यों आप यूनाइटेड नेशन की जो कुछ प्राइमरी एजेंसीज है उनकी आप इफेक्टिवली हेल्प ले सकते हो, वो भी लेनी जरूरी है। और आपको विश्व के अंदर, जैसे आप देखो क्या होता है, अमेरिका ने G8 से रशिया को बाहर निकाल दिया, G7 बना दिया। अब ईरान के ऊपर उन्होंने यूनिलैटरली सैंक्शंस लगा दिए। चलो ठीक है, जो कौन सही है कौन गलत है हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया है ना। आखिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जो राष्ट्र यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की बातों को सीरियस नहीं लेता है, आप उसको बॉयकॉट क्यों नहीं करते? ऐसे राष्ट्रों को बॉयकॉट करो, कहीं ना कहीं तभी तो रास्ते निकलेंगे। तो इस प्रकार के कुछ सॉल्यूशंस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के रिफॉर्म्स को लेकर के बातें इस आर्टिकल में की गई है। तो ये आपको बात, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें समझनी चाहिए थी, हमने ये समझी। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ये KJ एल्फोंस ने लिखा है, और ये पहले ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन कई वेल नोन बुक्स भी इन्होंने लिखी है। अब अल्फोंस साहब कहते हैं कि ये कोई डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर फ्यूचर के वॉर के लिए रेडी होना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, या फिर जो आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, या आपका डिफेंस का मैकेनिज्म है, इन चीज़ों को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इनका कहना है कि यदि आप नेवी का एक वॉरशिप देखें, हमारे पास 2 वॉरशिप हैं, एक विक्रांत है, एक विराट है। तो आपने देखो, हमारे पास जो वॉरशिप, हमारा खुद का वॉरशिप तो एक है, एक रशिया से हमने ले रखा है। अब जो ये एयर, जिनको वॉरशिप इन द सेंस में एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा हूँ, वॉरशिप कई प्रकार के होते हैं। जो सबसे मेजर जो आपका वॉरशिप होता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, और वो समुद्र में सेल करता है, और समुद्र की सीमाएं अनंत है, तो क्या करता है, उसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर कहीं से भी टेक ऑफ करके वापस लैंड कर सकते हैं। तो उसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू होती है, जिसका यूज़ हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कराची के पोर्ट को, उसको नेवल ब्लॉकेट करने में उसकी हेल्प ली थी। अब ये जो आप डेवलप करना चाहते हो ना, ये वॉरशिप वगैरह या फिर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, ये बड़े कॉस्टली अफेयर होते हैं,
और ना सिर्फ ये कॉस्टली होते हैं, बल्कि प्रॉब्लम क्या है, इनकी सिक्योरिटी भी बहुत सीरियस होती है। आपको इनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग टाइप के वॉरशिप्स हैं, उसके प्रोटेक्शन में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक इफेक्टिव टॉर्पेडो आपके वॉरशिप को और उसके एसेट्स को बर्बाद कर सकता है। वो टॉर्पेडो कैसे हिट ना करे, इसके लिए आपको बहुत मेटिकुलस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसके अंदर हमारे जो भी डिफेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, नेवल के ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब उसी प्रकार से आप एयरफोर्स के आप एयरक्राफ्ट ले लो, जैसे अभी रिसेंटली जो जैगुआर एयरक्राफ्ट है उसमें देखा हमने किस प्रकार से हमारे 2 ब्रेव पायलट्स हैं, उनकी डेथ हुई। एक स्क्वाड्रन लीडर थे, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट था जो कि हमारे राजस्थान के पायलट डिस्ट्रिक्ट से थे। तो ये दिखाता है कि जो एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें फाइटर्स हैं, अब एक तो ये काफ़ी ओल्ड हैं, काफ़ी कॉस्टली है, इनकी मेंटेनेंस महंगी है, दूसरे राष्ट्रों पे आपको डिपेंड होना पड़ता है, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। तो आप बिल्कुल इनकी ज़रूरत है, हम ये डिनाई नहीं कर रहे, परंतु जिस तरह से अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, और अगर आपको एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मालूम है जिसके अंदर यूक्रेन ने करीब करीब 18 या 19 महीने की प्लानिंग से कुछ ड्रोन्स बनाए। अब ये ड्रोन्स भी कम से कम 100 से ऊपर की तादाद में थे। इन ड्रोन्स को उन्होंने लकड़ी के बॉक्स में पैक करके एक जो आपका वो होता है, क्या कहते हैं, जो कंटेनर होता है, यानी कि जो बड़े बड़े मालवाहक हमारे ट्रक होते हैं, उसके अंदर उन्होंने फिट करके उसकी छत के अंदर डाल दिया। उसकी छत को उन्होंने रिमोट कंट्रोल की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑपरेट किया, और फिर इन ड्रोन्स को एक्टिव करके इनको उन्होंने जो रशिया के इम्पॉर्टेंट नेवी के आर्मी के और एयरफोर्स के बेस थे उनके ऊपर अटैक किया। अब इससे हुआ क्या, करीब करीब कहा जाता है कि 41 रशिया के जो बॉम्बर्स थे, जो बॉम्ब गिराने में सक्षम बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, उनको उन्होंने डैमेज किया। अब ये जो एयरक्राफ्ट थे ना, जिनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, ये बहुत ही कॉस्टली हैं, और ये जो एयरक्राफ्ट जहां पार्क थे वो इवन यूक्रेन की बॉर्डर से 4000 किलोमीटर की दूर तक लोकेट थे। सारे के सारे नहीं, लेकिन एक्सट्रीम अगर डिस्टेंस ले वो 4000 किलोमीटर। तो आपका ड्रोन फ्लाई करता है, उस ड्रोन की कीमत कितनी, 50,000 रुपये से कम। वो ड्रोन जाता है और वो ड्रोन आप कहीं रिमोटली रखते हो उसको काफ़ी लंबे टाइम की प्लानिंग के बाद में, फिर आप उससे इंपॉर्टेंट एसेट्स को नुकसान पहुंचाते हो। ये एक इंसिडेंट है, पता नहीं कितने ही और ऐसे जो ड्रोन्स के जो उन्होंने असेंबल कर रखे हैं, कहीं रख रखे हैं, हम नहीं जानते, भविष्य में पता चलेगा, वॉर सेटल होने के बाद मालूम चलेगा। तो ये जो नुकसान है बहुत भारी है, इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज़्यादा है। तो ये जो रशिया के 41 एयरक्राफ्ट को उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है ड्रोन्स ने, तो ये दिखाता है कि वॉरफेयर चेंज हो रही है। उसके बाद देखो आपकी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। मैंने जैसे एक दिन पहले ही बात करी थी कि रशिया जो इजराइल है उसके पास आयरन डोम है, लेकिन जो आयरन बीम का कंसेप्ट है वो आयरन डोम की तुलना में करीब करीब 10 गुना सस्ता है, और आयरन बीम से आप डायरेक्टली किसी मिसाइल को आप ख़त्म कर सकते हो। आयरन डोम के अंदर कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो ये चीज़ दिखाती है कि डिफेंस के मैकेनिज्म में अभी आकाश तीर जिस प्रकार से हमने यूज़ किया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको हेल्प करती है। किसमें हमको हेल्प करती है, हमारे डिफेंस के जो एस्टेब्लिशमेंट्स को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ अल्फोंस साहब का आर्गूमेंट यही है कि फ्यूचर के वॉर के लिए हमको जो बड़े बड़े एसेट्स हैं, भले ही आप उनके ऊपर ध्यान दे सकते हो, बशर्ते हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा जो मेन फोकस है वो यूएई, एयर डिफेंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर। इसमें उन्होंने 3-4 चीज़ों को बड़ी तवज्जो दी, इंपॉर्टेंस दी, जिसके अंदर एक तो उन्होंने अग्नि मिसाइल जिसका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि अग्नि मिसाइल हमारी ऐसी मिसाइल है जो विश्व के किसी भी क्षेत्र में जाकर के अटैक कर सकती है। और अग्नि मिसाइल का जो हमारी कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उतनी कैपेबिलिटी को शो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं MTCR के सदस्य हैं, हम उसकी जो रेंज है उससे बाध्य हैं। तो हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को बना रखें, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। भाई जो कंट्री 25 साल पहले अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बना चुकी है, तो आप क्या सोचते हैं उसने उसको आगे नहीं बढ़ाया होगा? बिल्कुल बढ़ाया होगा, लेकिन हम ग्लोबल प्रेशर के कारण उसको, ग्लोबल ट्रीटीज़ के कारण उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि देखो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है। और अग्नि के अलावा जो भारत का इंपॉर्टेंट कौन सा है, आकाश तीर है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की माध्यम से बनाया जा रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और इसी के साथ हमको फोकस करना है यूएई और सैटेलाइट वगैरह पे। इस प्रकार से हम फ्यूचर के वॉर के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस प्रकार देखो, इस बार प्रश्न भी एक RS के मेंस में तो इस बार पूछा भी गया था कि किस प्रकार से डिफेंस में आपका
जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और डीआरडीओ है, इनका क्या रोल था, इन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी का पर्टिकुलर सवाल था, किस प्रकार से उसने भारत को हेल्प किया है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब ये आर्टिकल पाम ऑयल को लेकर के बट साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि एसिड, फैटी एसिड्स होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसे जनरली हम SFA के नाम से जानते हैं, और ये आप बेसिकली ये मान के चलो ये बैड ही होते हैं। अब ये बैड क्यों होते हैं? बेसिकली बिकॉज क्या है, इनके अंदर क्या होता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है, और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या LDL। अगर आपने कभी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया होगा तो आपको ये LDL दिखाई दिया होगा। एक होता है लो डेंसिटी आपका लिपोप्रोटीन और दूसरा होता है HDT, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो LDL यदि आपका अधिक है, इसका मतलब आपके अंदर SFA ज़्यादा है, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है। ये बैड है बॉडी के लिए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब उससे होता क्या है, अब यही चीज़ें होती है, वो क्या करती है, आपके हार्ट अटैक को, आपको जो स्ट्रोक आता है, डायबिटीज़ होती है, इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अब एक चीज़ आपको ये समझना होगा कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनका बेसिकली यही है कि जैसे ही आप कैसे पता करें कि सर कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड है, SFA है, और कौन सा नहीं है। तो बेसिकली जो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड अवस्था में रहेगा उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप घी देख लो, या फिर आप पाम ऑयल को देख लो, कोकोनट ऑयल को देख लो, तो ये तो मेनली आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर आपका पाम ऑयल भी हो गया। लेकिन पाम ऑयल की ब्यूटी क्या है, ये दोनों में आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में रहता है, लेकिन इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड भी है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है। अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनको जनरली गुड माना जाता है। इसके अंदर दो प्रकार की होती है, एक होता है मूफा और एक होता है पूफा। मूफा में कुछ नहीं है, आपके ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और पूफा के अंदर क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि ये सिंगल उससे बना है और ये मोनो जो है उससे बना। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ये मूफा और पूफा अनसैचुरेटेड है और सैचुरेटेड फैटी एसिड को ऐसे बोलते हैं। अब ये जनरली ये माना जाता है दोनों क्या है, गुड हैं। अब जो पाम ऑयल की कहानी है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कई एक्टर्स ने बोला कि पाम ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, और इवन द डेंजरस थिंग विच एवर कंज्यूम बाय ए मैन, ऐसी बात भी उन्होंने बोल दी। अब इसका एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो चाहिए, उनके पास तो है नहीं। तो जैसे हम कई बार कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऐसा डाटा मिलता है जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उसी डाटा को हम एग्जाम के पेपर में लिख के आते हैं, जो डाटा ऑथेंटिकेट नहीं होता है। इसलिए ऑथेंटिकेट डाटा की वैल्यू है और ये आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमारा जो मेन सोर्स है ना, घी है आपका या कोकोनट ऑयल है, ये हाईएस्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड। इवन पाम जो कोकोनट ऑयल होता है ना, नारियल का तेल, उसके अंदर 70% के आसपास क्या होता है, आपका फैटी एसिड्स होते हैं, और घी के अंदर 40%। अब इतना कंज्यूम करना हेल्थ के लिए रिस्की होता है, फिर वो सेम आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर आपके जो हमने बताया आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, स्ट्रोक आ सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। अब ये जो घी और कोकोनट ऑयल से बेटर है कौन, पाम ऑयल, क्योंकि पाम ऑयल के अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, वो सैचुरेटेड भी है और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी, ये दोनों ही गुण हैं इसके अंदर। और चूंकि इसकी मात्रा क्या है, इसकी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो इसके अंदर लगभग 20% के आसपास होता है। तो कुल मिला के बेसिकली घी और जो कोकोनट ऑयल है उससे बेटर है पाम ऑयल। और पाम ऑयल क्या है, जितने हमारे बिस्किट बनते हैं, या आप देखो जितने प्रकार की जो आपके ये चिप्स आते हैं, वो सब के अंदर जनरली पाम ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि ये चीप होता है, ईजी टू यूज़ होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी यूज़ है। तो ये पाम ऑयल की कहानी होगी। अब इसके अलावा कुछ ऐसे ऑयल्स भी हैं जो सबसे कम उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, सनफ्लावर 10% के आसपास, या फिर आपका हो गया मूंगफली। मूंगफली के अंदर लगभग 10 से 15% के आसपास आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये सबसे बेस्ट हैं, लेकिन ये क्या कॉस्टली होते हैं, इनका प्रोडक्शन कम है, तो ये भारत के लिए चैलेंज है। अब ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसकी क्लियर गाइडलाइंस है कि किसी भी स्वस्थ आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि वो 20
से 50 ग्राम एक दिन के अंदर सेवन करे। एक व्यक्ति के लिए ये है, एक दिन के अंदर वो सेवन करे। कितना? 20 से 50 ग्राम। क्या आपका ये जो आपका ये जो ऑयल है उसका इतना कंजम्पशन होना चाहिए। ये ऑयल कौन सा है? वेजिटेबल ऑयल्स की बात कर रहे हैं, घी भी इसको बोल सकते हैं। बेसिकली पाम ऑयल की कहानी लगभग 1990 के आसपास शुरू हुई थी। इससे पहले क्या था, अगर आपको पता है तो वनस्पति घी आता था। अब वनस्पति घी क्या था? जो तेल होता है ना, ऑयल, उस तेल का हाइड्रोजनेशन होता था। और जब हाइड्रोजनेशन करोगे तो आपको क्या मिलता है? ट्रांस फैटी एसिड। अब ये जो फैटी एसिड है ना, ये सबसे डेंजरस होता है। इसका सेवन सबसे कम हमको करना चाहिए। हमारे लिए हेल्थी क्या है? मोफा है, पूफा है, फिर एसएफ है, सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं है, और टीएफ है तो बिल्कुल अच्छा नहीं। तो इस वनस्पति घी को बदलने के लिए हम क्या लेके आए? पाम ऑयल लेके आए। और इस पाम ऑयल का अभी दूसरी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में ये भी है कि हमारे यहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन ही कम है, स्पेशली पाम ऑयल का बहुत कम है। हम हमारी ज़रूरत का लगभग 85% जो तेल है, कौन सा तेल? ना सिर्फ क्रूड ऑयल, बल्कि अब जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इसका, उसका हम 85% जो ऑयल है, फूड कंज्यूमेबल जिसको हम खाते हैं, वो ऑयल भी हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। और इसका लगभग 65% क्या है? आपका पाम ऑयल है। अब इस पाम ऑयल की डिमांड वो हमारी इंडोनेशिया और एशियन कंट्रीज से आती है, वहाँ पाम ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए अब गवर्नमेंट का प्लान है कि एक तो हमें कोशिश करना चाहिए, इसलिए हमने अभी नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल, तो इसके अंदर हमने ये नेशनल मिशन लेके आए 2024 के अंदर। और इसका बेसिकली टारगेट 3 प्रकार से है। एक तो हमको हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, हमको हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ानी है, और इन सब के साथ ना सिर्फ प्रोडक्शन, ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी, बल्कि इसके साथ हमको क्या करना है कि जो पर पर्सन कंजम्पशन है इंडिविजुअल का, उसको भी तेल के कंजम्पशन को लिमिट करना है, ये कम करना है। तो ये हमारा नेशनल मिशन बना रखा पाम ऑयल का। तो इसीलिए ये थोड़ा सा साइंटिफिक डाटा था पाम ऑयल के बारे में, तो उसके बारे में हमने बात करी। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमें देखनी थी। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि साल 2020-21 में कोविड आया था। कोविड के बाद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी, अब दोबारा उसको स्टार्ट किया गया है। अब चूंकि आप जानते हैं इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, और सेक्युलर स्टेट, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्ट से अलग है। हम पॉजिटिवली रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और स्टेट जो है किसी भी धर्म में मतलब एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल पार्टीशन के साथ काम करता है, किसी भी धर्म के साथ नहीं है। हम धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जैसे हज की यात्रा के लिए दी जाती है। अब इस कैलाश मानसरोवर और उसी प्रकार से आपके अमरनाथ की यात्रा चल रही है, उसके अंदर भी दी जाती है सब्सिडी। डायरेक्टली ना दो, कम से कम आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, व्यवस्था बना रहे हो, गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स लगा रही है, गवर्नमेंट के स्टाफ हैं वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि गवर्नमेंट मशीनरी का उसके अंदर कोई कंपोनेंट है। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा, तो माउंट कैलाश के लिए हम कैलाश बोलते हैं, और मानसरोवर वहाँ लेक है उससे बोलते हैं। अब जो ये कैलाश है, ये आप इस फोटो में देखते हैं, ये तो आपका माउंट कैलाश, और ये जो आप लेक देख रहे हैं ये है कौन सी? मानसरोवर। अब ये दोनों ही क्षेत्र जो तिब्बत है, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर पड़ती है। एंशिएंट हमारा बहुत अच्छा एक कल्चरल लिंकेज था, वहाँ पे लोग जाते थे, और तिब्बतन लोगों के साथ भी हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। उसी कारण से दलाई लामा को हमने रिफ्यूज़, अब यहाँ पे जो हमने उसको एक्सेप्ट किया है और जो हमने उनको शरण दी है, वो भी इसी का एक पार्ट है। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा के 2-3 पथ हैं। एक पथ है जो कि सिक्किम से निकलता है, नाथुला पास से होते हुए। अब ये जो रास्ता है वो यहाँ से करीब करीब आप देखो यहाँ तक है, ये करीब करीब 1500 किलोमीटर का सफ़र है। कहाँ तक? मानसरोवर लेक तक, जो कि बेसिकली चाइना से होते हुए जाता है। अब ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते का ट्रैक इजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाथुला से लेकर के मानसरोवर लेक तक ये मोटरेबल है, आप गाड़ी लेके जा सकते हो बेसिकली विद परमिशन, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो। दूसरा रास्ता है वो नेपाल के साथ हमारा एक बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, और वो है काला पानी रिवर को लेकर के, काली नदी को लेकर के। तो वहाँ लिपू लेक, लिम्पियादुरा और काला पानी, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो नेपाल भारत के लिए बीच का, हालांकि विवाद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब से वहाँ पे एंटी इंडिया गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया, और फिर उन्होंने बेसिकली जो उनकी करेंसी है, रुपये का नोट्स है, उनके ऊपर भी उन्होंने इस टेरिटरी को खुद के अंदर दिखाया। तो फिर थोड़ा सा उसकी कंट्रोवर्सी बढ़ गई, और उसको लेकर के स्टेटमेंट भी आए जो कि पॉलिटिकल नरेटिव्स थे,
तो उसने मामले को और गड़बड़ कर दिया। अब इस लिपू लेक के रास्ते से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। ये ट्रैक कंपैरेटिवली कम है, छोटा है, यानी कि यहाँ से आप करीब करीब भारत के अंदर तो ऑलमोस्ट आप मोटरेबल है रास्ते। आगे यदि आप एक रास्ता है 52 किलोमीटर का ट्रैक है, एक 92 किलोमीटर का ट्रैक है। अब ये ट्रैक आपको पैदल करना होता है, इसलिए ये रास्ता टफ है। अब बेसिकली आप ये देखो, ओनली करीब करीब यहाँ से करीब करीब 500 यात्री और यहाँ से करीब करीब 250 यात्री ही यात्रा के लिए जा रहे हैं इस साल। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि यात्रा कितनी टफ है। लेकिन एक बहुत हमारा एंशिएंट कल्चरल माइथोलॉजिकल रिलेशन है, उस कारण से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमने ये देखी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इन स्पेस को लेकर के है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इन स्पेस क्या है। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन एंड प्रमोशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन एंड प्रमोशन सेंटर, तो ये तो इन स्पेस हो गया। लिखने का भी ढंग इसका ऐसे है कि ऊपर लिखा आप देखो इन स्पेस ई छोटा आता है, ठीक है, क्या आएगा CE, ई छोटा आएगा, डन। अब इन स्पेस ये एक नोडल एजेंसी है किसकी, जो कि एक तरह से आप इसको इस इंडियन स्पेस का रेगुलेटर कह सकते हो। और वर्तमान में जितनी परमिशन मिलनी है वो इन स्पेस के द्वारा दी जा रही है। अब हो क्या रहा है, इन स्पेस ने रिसेंटली प्रमोशन दी किसको, एलन मस्क की कंपनी है, कौन सी, स्टारलिंक। और स्टारलिंक आप जानते हैं कि वो अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए बड़ी फेमस है। और ये स्टारलिंक मेन चर्चा में आया था जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और वहाँ के जो टेलीकम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उनको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब वहाँ पर एलन मस्क की कंपनी से हेल्प ली गई थी, किसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा, और उन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड की थी। अब ये जो सैटेलाइट की इंटरनेट की सर्विसेज हैं एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने हमारी अर्थ के ऊपर जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें करीब करीब 540 से 570 किलोमीटर की हाइट पर, एल्टीट्यूड पर, ये मान लीजिए वो क्षेत्र है 540 से 5, तो यहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन बना रखा है। ये कितनी सैटेलाइट है यहाँ पे, संपूर्ण अर्थ के चारों तरफ है, संपूर्ण अर्थ के चारों तरफ 4408 सैटेलाइट का इन्होंने कॉन्स्टलेशन बना रखा है। वो इस अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इस 540-570 किलोमीटर में, जिस कारण से क्या है, इनकी क्षमता इतनी होगी कि ये वर्ल्ड को लगभग 600 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं। इवन 600 गीगाबाइट पर सेकंड तो अभी इंडिया को, अभी स्टारलिंक को परमिशन दी गई कि भाई आप इंडिया के अंदर भी अपनी सर्विस दे सकते हो। तो ये स्पीड तो इंडिया के लिए इन्होंने बताई है, वरना इवन ये जो डाटा है 1000 गीगाबाइट पर सेकेंड USA के लिए पहुंचता है। तो अभी रिसेंटली ये परमिशन इन स्पेस के द्वारा दी गई। तो क्या केवल और केवल ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो स्टारलिंक जो ऐसा काम करती, नहीं। भारत में इसके अलावा भी 2 संस्थाओं को परमिशन दी है, एक है वनवेब और एक है आपका जियो। ये दोनों भी सैटेलाइट कमीशन की परमिशन प्राप्त कर चुके हैं। तो ये 3 संस्थाएं हैं जिनको इन स्पेस ने भारत के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट फैसिलिटी या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की परमिशन दी है। अब इसके ऊपर कैसे आगे काम होगा, क्या होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है वो इंडिया के अंदर भी शुरू होने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और न्यूज़ थी जिसके बारे में हमको बताना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसका हमने डिस्कशन किया, और वी विल मीट अगेन टुमारो। जो दूसरा देखिए, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं हम उनके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। ऐसी पॉलिटिकल न्यूज़ तो बहुत सारी आती है, जैसे अभी सेंसस को लेके न्यूज़ आ रही है, या फिर महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदी भाषा का विरोध चल रहा है उसको लेकर के न्यूज़ आ रही है, तमिलनाडु के अंदर गवर्नेंस को लेके चल रहा है तो वो, लेकिन ये न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर जो कर चुके हैं, तो बार बार उसको डुप्लीकेशन करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। जैसे नया इनपुट मिलेगा हम उसको ज़रूर देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो पिछले 2 या 3 दिन के अंदर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने देखा। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लें। और एक आपकी डिमांड थी कि सर जो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको आप PDF को उसके अंदर अटैच करें, किसके अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो वो आपका आज से कर दिया जाएगा, ये शिकायत भी आपकी दूर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच हमसे कनेक्ट रहने के लिए। वी विल मीट अगेन टुमारो। जय हिंद।